नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा, आतंकवाद दुनिया भर में किस तरीके से अपने पांव पसार रहा है, किस तरीके से अलग अलग रूप उसके सामने आ रहे हैं, वो हम उस पर आज पहला मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, फ्रांस में जिस तरीके से एक आतंकी हमला हुआ है और बिल्कुल नए तरीके का हमला हुआ, जहां पर लोग अपने आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहां पर एक ट्रक जो है जिस तरीके से 84 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति को मारा गया है, जो आतंकी था, ये बताया जा रहा है उसका नाम मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है उसका नाम, लेकिन अभी तक उसका जो पूछताछ है वो चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के फ्रांस में आपको बता दें कि 3 महीने के लिए इमरजेंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निंदा की गई, राष्ट्रपति की तरफ से निंदा की गई, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम बाकी देशों ने भी निंदा की है और इस दुख की घड़ी में फ्रांस के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यही आज जिस पर पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अब सख्ती के साथ आतंकवाद से निपटने का वक्त आ गया है? क्या इस मामले को लेकर के अब पूरी दुनिया को एक साथ होने का वक्त आ गया है? क्या अब बिल्कुल भी इस मामले को लेकर के टॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है? इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आनंद रावत जी मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि एक जो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, पश्चिमी देशों का मीडिया है, उनकी तरफ से एक बात और सामने आ रही है कि एक मैगजीन का हवाला दिया जा रहा है जो कि अलकायदा की मैगजीन बताई जा रही है, इंस्पायर नाम उसका बताया जा रहा है, और जून अंक में ही एक नया तरीका लोगों को मारने का उसमें छपा था। उसमें कहा गया था कि जिस तरीके से पार्क के अंदर, मैदान के अंदर घास काटी जाती है, उस तरीके से जो है किसी बड़े वाहन से हमला करने की अब नई तकनीक इजाद की गई है और जिस तरीके से तेजी से घास काटी जाती है, मैक्सिमम नुकसान आप जितना कर सकते हैं वो करिए, और उसी तर्ज पर यह हमला होता हुआ दिखाई दिया है। अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से उसमें हमले करने के तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहली टिप्पणी अवधेश जी आपसे जानना चाहेंगे। ये हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कहीं पर भी दुनिया का कोई देश अब आतंकी हमलों से अछूता नहीं है, बांग्लादेश हो, क्या आपको लगता है पूरी दुनिया को एकजुट होने का वक्त आ गया और बहुत सख्ती के साथ? इसमें कोई भी इफ बट नहीं चलेगा। देखिए, आतंकवाद इतना बढ़ा इसीलिए है कि दुनिया में आतंकवाद को लेकर एक मत नहीं है और देश जो है अलग अलग नीतियों पर बटे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद ने 1373 प्रस्ताव जरूर पारित किया, लेकिन उस पारित होने के बावजूद दुनिया एकजुट नहीं हुई। और फ्रांस का ये जो हमला है, आप समझिए कि पिछले 1 महीने के अंदर ही हमने 3 हमले देखे। ओरलांडो से लेके ढाका, बांग्लादेश में 2 और मिला के 4 हमले हमने देखे हैं। और फ्रांस जैसा देश, जहां की 14 नवंबर 2015 के पेरिस हमले में जहां की 7 श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए थे, गोलीबारी हुई थी, एक रेस्टोरेंट में घेर करके लोगों को गोलियों से मार दिया गया था, 133 लोग मारे गए थे। उसके बाद से फ्रांस इतना सचेत और सतर्क था कि अब हमला होने नहीं देंगे। बावजूद इसके ये हमला हो गया, और जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि एक नए तरीके का हमला है ये। माने अब एक आत्मघाती हमलावर जो है, अब उसको बम बांध के आने की जरूरत नहीं है। एक ट्रक पर आराम से बैठ करके वो आ रहा है, लोगों को कुचलते चला जा रहा है, और कुचलने के बाद उस पर से नीचे कूद के बंदूक चलाता है और उसको मार दिया जाता है। तो ये एक नए किस्म का सुसाइड बॉम्बर आप जिसको कह सकते हैं कि ये है, जिसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। तो अब ये सवाल ये है कि जब फ्रांस जैसा देश जो इतना सशक्त था, जिसमें अभी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अब हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी तुरंत खत्म कर देंगे, जो कि उनके पहले हमले के बाद लगी थी, फिर से इतने बड़े हमले का शिकार हो गया है, तो जाहिर है कि यह समय समूह दुनिया के सचेत होने का है। क्योंकि न तो अमेरिका इससे सुरक्षित है, न फ्रांस रक्षित है, न ब्रिटेन रक्षित है, न इटली रक्षित है, न स्पेन रक्षित है। दुनिया का कोई देश रक्षित नहीं है। लेकिन सवाल यही है अंत में कि क्या वाकई दुनिया इसके लिए एकजुट होगी? ये मूल सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या एकजुट होगी। क्योंकि देखिए, जो आतंकवादी हैं, अब इस समय कहा जा रहा था कि आईएस की कमर हमले से टूट चुकी है, और वाकई टूटी है, अलकायदा की भी टूटी है। लेकिन हमला करने के लिए आईएस के संगठन से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। उसकी प्रेरणा से खड़े होकर के अगर आतंकवादी बन रहे हैं जगह जगह, जो बांग्लादेश के आतंकवादी थे वो प्रेरणा से बने थे।
जो ये आतंकवादी था ये भी लगता है कि केवल प्रेरित हो गया था कि हमको मार देना है, और उस दिन मारना है जिस दिन फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। क्योंकि सुनीत चोपड़ा पढ़े लिखे हैं, हालांकि विचार के स्तर पर एक विकृत विचार रखते हैं, आतंकवाद समर्थक विचार की बात मत कीजिए, आप अपनी बात करिए। भारत विरोध का विचार रखते हैं ये आतंकवाद समर्थक का, लेकिन इतना जानते हैं कि बास्तील का जो पतन था, जो बास्ताइल का जेल था, उसको तोड़ने के बाद ही वहां क्रांति की अग्नि ठीक से प्रज्वलित हुई थी, और वहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा निकला था। ऐसे दिवस पर हमले का नहीं, ऐसे दिवस पर हमले का प्रतीकात्मक महत्व है कि आप उस लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार को मार रहे हैं। आप उस विचार को, जो सभ्यता है, उस सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। इस हमले का संकेत यह है और संदेश, इसीलिए और ज्यादा जरूरत है कि दुनिया के जो देश स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो वास्ताइल के पतन के दिन अगर हुए हमले के विरुद्ध एकजुट होकर ईमानदारी से खड़ा होकर के कैसे इससे लड़ा जाए विचार करते हुए संकल्पबद्धता के साथ अगर आगे नहीं आते हैं, तो दुनिया के नष्ट होने का, ये जो दुनिया की सभ्यता के नष्ट होने का जो सेहरा बंधेगा, वो हम सबके और पूरी दुनिया के बिरादरी पर बंधेगा। ये चलिए उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस व्यक्ति ने हमला किया उसका नाम मोहम्मद लावेज बुहेल बताया जा रहा है। उसकी जो एक्स पत्नी है उसके साथ पूछताछ भी चल रही है, आगे चल के चीजें सामने आएंगी कि वजह क्या रही। आप क्या कारण मान रहे हैं इस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम हमले हो रहे हैं? और जो इंस्पायर मैगजीन का जिक्र किया गया, अभी मैं कर रहा था, उसमें भी मई 2016 में फ्रांस को चेतावनी दी गई है इस तरह के रिमाइंडर देने की, कि फ्रांस को एक बड़ा रिमाइंडर देने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो हमले हो रहे हैं फ्रांस के अंदर, क्या कारण क्या मान रहे हैं आप, और इससे कैसे निपटा जाए? अब देखिए, कारण तो बस एक ही है, वह कारण है इसको, ये आतंकवाद है और ये धर्म प्रेरित आतंकवाद है। इसको अगर जो व्यक्ति इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहता है, वह अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहा है। सीधे से इसका संबंध है कि अगर ये इस्लाम से प्रेरित है तो ये इस्लामिक आतंकवाद ही हुआ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो आतंकवादी इस्लाम नहीं होते, जो आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता, कोई मजहब ही नहीं होता। अरे भाई, जब धार्मिक बुक से, धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित होकर कोई कुछ कर रहा है गलत सलत काम, तो उसको आप अधार्मिक क्यों कहेंगे? तो ये जो सबसे पहले हमको स्पष्ट होना पड़ेगा, पूरी दुनिया को स्पष्ट होना पड़ेगा कि आतंक है क्या। उस आतंक का एक नाम देना पड़ेगा कि विशेष किस्म का आतंक है, ये धार्मिक आतंक है, ये धर्म के द्वारा प्रेरित होकर के, और ये इस्लामिक आतंकवाद है। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होना जरूरी नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा, ये इंडिविजुअल बेसिस पर भी हो सकता है। तो एक ऐसी विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा, जो इस विचारधारा के खिलाफ है, जो हिंसा की विचारधारा के खिलाफ है, जो प्रेम की विचारधारा के पक्ष में है। तो उन सारे लोगों को जो शांति चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, सबको एक होना पड़ेगा और उस विचारधारा के खिलाफ लोगों को सतर्क करना पड़ेगा, सजग करना पड़ेगा। और जो लोग उस विचार कथित धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी आगाह करना पड़ेगा कि भाई, आप अगर नहीं रोक सकते हैं तो फिर आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रेरित हो रहे हैं, इनको लगता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं या नंबर 2 है, तो कुछ देर के बाद और ज़्यादा हो जाएंगे, या सारे लोगों को यही होना चाहिए। अभी से कुछ शब्द आता है, जाकिर नाइक की चर्चा हो रही थी कि ये नहीं, इस्लाम नहीं कहता है निर्दोष लोगों की हत्या करने की बात नहीं करता है। लेकिन सवाल था कि कोई व्यक्ति निर्दोष है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है एक जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक व्यक्ति हो, उसको लगता है कि इस्लाम नहीं मानता है वो सभी दोषी, वो सब के सब दोषी है, काफिर है, उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। हो सकता है उसको बोले कि कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो वह बहुत बड़ा दोष कर रहा है, तो जो ईश्वर को नहीं मानता है बहुत बड़ा दोष कर रहा है, तो उसको मार दो। तो क्या है? तो फिर जाकिर नाइक है, जो दूसरे लोग जो बोलते हैं कि इस्लाम है जो निर्दोष, हम कहते हैं कि कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को किसी की हत्या की इजाजत ही क्यों देगा? दोषी अगर है तो दोषी की सजा का अपना कानून होता है, प्रावधान होता है। हम सभ्य समाज हैं, कोई मिडिल एज के लोग नहीं हैं, तो उसमें एक सिस्टम होती है, तो सिस्टम के तहत कोई दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को कैसे कोई धर्म दोषी की हत्या करने की भी इजाजत दे सकता? तो बहुत सारे जो लफाजी हैं, वो लफाजी में छिपे जो हैं, उसमें धूर्तता छिपी हुई है, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि पूरे देश दुनिया को एक वैचारिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस विचारधारा के खिलाफ, जो है कि अधर्म, जो धर्म फैला के नाम पर अधर्म फैला रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा कि धार्मिक हिंसा है, धर्म द्वारा प्रेरित है, धर्म ग्रंथ द्वारा प्रेरित है। क्या जो अभी उपेंद्र जी कह रहे हैं, ये एक तरीके का धार्मिक आतंकवाद है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? और दूसरा, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो इससे निपटा कैसे जाए?
क्या आप चाहे पेरिस हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए, सीरिया हो, एक के बाद एक जो तमाम प्रमाण मिल रहे हैं, आपकी टिप्पणी पहली इस पर। इसमें दो चीजें हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है इंग्लैंड में, और वो रिपोर्ट ने स्पष्टता, 12 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट, 7 साल की स्टडी के ऊपर उन्होंने स्पष्टता कहा है कि जिस तरह अमेरिका ने इराक पे हमला किया और उनकी जो गलतियां थी और जो उनके किए हुए काम थे या न किए हुए काम थे, उसका नतीजा है कि आज टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल गया। मेरा सवाल ये रिपोर्ट, इसके बारे में हमको समझना होगा कि तालिबान को भी अमेरिका ने अफगानिस्तान से रूस को हटाने के लिए सवाल सुनिए चोपड़ा साहब, बात आप अमेरिका की कर रहे हैं। हमले ब्रिटेन में हो रहे हैं, हमले फ्रांस में हो रहे हैं, हमले हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हमला बांग्लादेश में हो रहा है, तो उससे अमेरिका का क्या संबंध है? अगर उनको बदला अमेरिका से लेना है, हमला भारत में हो रहा है। अरे हमला पश्चिमी एशिया में तालिबान पैदा किए, तालिबान देवबंद। मेरा सवाल ये है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, अगर अमेरिका ने पैदा किया तो उनको बदला अमेरिका से लेना चाहिए। फिर वो ब्रिटेन के नागरिकों को क्यों मार रहे हैं, वो फ्रांस के नागरिकों को क्यों मार रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को क्यों मार रहे हैं? पूरा नेटो ने मिलके एक के बाद एक अरब देश के ऊपर हमला किया है। बांग्लादेश की क्या भूमिका थी, हिंदुस्तान की क्या भूमिका कर रहे हैं? चोपड़ा साहब, हिंदुस्तान की क्या भूमिका थी, बांग्लादेश की क्या भूमिका थी? बांग्लादेश में भी आप ये समझ लो, एक तो ये है कि जो युद्ध नई आर्थिक नीति ने तेल पकड़ने के लिए छेड़े हैं, उसके साथ साथ जो नई आर्थिक नीति ने पैदा किया है कि अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के पास ना काम बचा ना पैसा, उनको वहां से पैसा मिल रहा है, आप इन तमाम हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इन तमाम हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही काम कर रहे हैं, मैंने बताया है कि इंग्लैंड ने पूरी रिपोर्ट लिखी है। मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड में कोई रिपोर्ट छपी है, मैं कह रहा हूँ आप उस रिपोर्ट के जरिए क्या इन हमलों को न्याय संगत बता रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं? जस्टिफाई की बात नहीं है, मैं तो हर तरह के अंधविश्वास के खिलाफ हूं, चाहे वो हिंदुस्तान में आतंकवाद हो, चाहे वो लोग हों जो कि बीफ खाने के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं हिंदुस्तान में, पूरी डिबेट वो भी ये काम उसी तरह कर रहे हैं, कहीं और कोई अंतर नहीं है, कोई कहीं और ले जा रहे हैं, ये एक जैसे लोग हैं, कहीं और नहीं, कहीं और ले जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो आतंकवाद है, और जो आपने कहा ना नई बात, ये नई बात नहीं है। कौन सी? 2 किताबें हैं, पॉली की किताब है और एक है कुंजानंदन नायर की, उसमें आपको पता लगेगा कि इस तरह के तरीके लोगों को मारने के लिए वगैरह CIA की हैंडबुक थी जो बाद में तालिबान को दी गई। मैं कह रहा हूं कि आप CIA अमेरिका बोल करके इन हमलों को जस्टिफाइड कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे, 85 लोग मार दिए गए, आप हम ना अमेरिका को जस्टिफाई करते हैं, ना CIA को जस्टिफाई करते हैं, ना इस मैंने सवाल पूछा, इसका हल क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा, हल क्या है? अब हल की बात, अब हल पूछिए ना, अभी रुकिए, हल पूछिए, मैं हल बताता हूं। हल है, आप इन पूरे बेरोजगारों को रोजगार दो, आप लोगों को अच्छी शिक्षा दो, वो अपना देश ना छोड़े और अपने देश के लिए काम करें। परिवार के लड़के थे, मांगे बहुत अच्छी, इस मांगों को उसके इंजीनियर MBA सब निकले हुए आतंकवादी बन के मार रहे हैं। इसका बेरोजगारी कारण हो गया। पहले भी बहस हो चुकी है, बांग्लादेश में जो लोग मारे गए, जो लोग मरे, जिन्होंने हमला किया था, क्या वो अनपढ़ थे, क्या वो बेरोजगार थे? यहां जो हैदराबाद में IS के लड़के पकड़े गए हैं, क्या वो बेरोजगार थे? कई बार आपसे बातें हो चुकी हैं, क्या वो गरीब थे? अच्छे खासे MBA, कंप्यूटर इंजीनियर, ये तमाम छात्र इस विचारधारा से, आम आदमी क्या बात है, वही बेरोजगार है। अभी 100 आदमी तो ऑस्ट्रेलिया से गए हैं, अधिकतर बेरोजगार। आपकी टिप्पणी जो कुछ हुआ फ्रांस के अंदर, नीश के अंदर, देखिए, शुरुआत इसी बात से हो सकती है कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या यहूदी हो या कोई भी धर्म हो, वो आतंकवाद की शिक्षा तो नहीं देता। आपने सारे लेकिन धर्म पढ़ रखे हैं, धर्म ग्रंथ। लेकिन नहीं, अब देखिए, मतलब आप सुनी सुनाई बातों पर एक कह रहे हैं। नहीं उपेंद्र जी, ये सुनी सुनाई बातें नहीं, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे?
कि कौन सा ऐसा धर्म है जो आतंकवाद नहीं, तो ये बात वही की शिक्षा जिसने देता है। सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रखा है। नहीं, अब इस बात को देखिए, इसमें सारे धर्म ग्रंथों को जिसने पढ़ रखा वही क्लेम कर सकता है। इस्लाम को इस्लाम आप कहीं पर ये भी नहीं कह सकते, फैलाया जा रहा है, तो ये कैसे मजहब आप के ये ऊपर तो नहीं नहीं कह सकते कि इस्लाम कहीं पर भी आतंकवाद की शिक्षा देता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो तथाकथित धर्मगुरु हैं, वो गलत करें, जो कोट कर रहे हैं कि उसमें क्या लिखा गया जो है। धर्मगुरु वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं। धर्मगुरु उस धर्म की शिक्षा को किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं और फिर उनसे प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति क्या प्रेरणा लेकर के क्या घटना को अंजाम दे, वो एक अलग विषय है। लेकिन धर्म तो कहीं पर आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। विवाद है इस पर तो राव साहब वो सब मजहब का ही उदाहरण देता है कि आखिर वो सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं, पढ़ाते हैं कि इसी से जन्नत मिलेगी। सारे बातें सामने आ है, जितने आतंकवादी बने हैं वो सब उनके पूरे कुरान के उन्हीं चीजों को पढ़ के बने हैं। तो उसकी एक व्याख्या अगर बहावी व्याख्या और सलाफी, अरे हम लोग पढ़ते हैं ना रोज, उन पर ध्यान दे रहे हैं लगातार। आतंकवादी घटनाओं पर हमारी किताब भी है 2 वॉल्यूम में आतंकवाद पर, आपको जिहादी आतंकवाद पर। तो ये कहना हम लोग भी मानते हैं कि चलो सारे मुसलमान नहीं होंगे आतंकवादी, लेकिन इनका मजहब से कोई संबंध नहीं है, मजहब नहीं बताता है, ये बात कहना अब ठीक नहीं है। नहीं, ये तो फिर ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है, ये आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। गलत इंटरप्रिटेशन है। कुछ उन आतंकवादियों ने धर्म की गलत व्याख्या करके गलत प्रेरणा मारने के लिए मार रहे हैं लोगों को, तो मैं कहूँगा हिंदू का व्याख्या करें, ये तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? आप बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं और वो वैसा आतंकवाद फैला रहे हैं। हम लोग कोई आतंकवाद नहीं फैलाते, लेकिन तो ये फिर अगर कुरान की आयतों को पढ़ के और कह रहे हैं कि इसके आधार पर हमको हम मारने के बाद ही जन्नत जाएंगे, इस जिंदगी में हमको कुछ नहीं है, मरने के बाद ही हमको हूरे मिलेंगे, अगर ये सारे उनके पढ़ाया गया उसके आधार पर कर रहे हैं तो गंभीरता से उसको सोचना पड़ेगा। नहीं, अब ठीक है, आप जो बात इस पे कर रहे हैं, मैंने उस बात से इनकार नहीं कर रहा कि धार्मिक गुरुओं के माध्यम से उस धर्म की क्या व्याख्या की गई और व्याख्या के बाद वो व्यक्ति क्या प्रेरणा लेकर के क्या घटना को अंजाम देगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आतंकवाद की परिभाषा, जैसे अवधेश जी ने भी शुरुआती उस पर कही कि पूरे विश्व को, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक आज का एक ज्वलंत विषय है, वैसे ही एक वैश्विक आतंकवाद भी ये पूरे विश्व के लिए खतरे के तौर पर है। और ये खतरा अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों से हो सकता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद है, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हो सकता है, ऐसे ही दूसरे देशों में भी। लेकिन हमको एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी कि आज पूरे विश्व को आतंकवाद के संदर्भ में, अगर हम अमेरिका की बात करें तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, कार्रवाई करने के लिए वो किसी से कोई पूछताछ नहीं करता और सीधे कार्रवाई कर देता है। लेकिन जब हिंदुस्तान इस बात को कहता है कि हमको, जो पाकिस्तान में जो अब्दुल हफीज, हमारा हाफिज जो आतंकवादी है, वो छिपा बैठा है और वो अंतर्राष्ट्रीय उसको आतंकवादी घोषित कर दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, तो उस पर जो है अमेरिका की दूसरी उस पर टिप्पणी होती है या दूसरे उसकी राय होती है। तो ऐसे मुद्दों पर तो जो है पूरा विश्व आतंकवाद के विषय पे एकजुट नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा करेंगे और उसकी अलग से व्याख्या करेंगे। साहब, एक बात जो सामने आ रही है कि कुछ लोग जो हैं, जिनको आप कुछ कह रहे हैं, एक के बाद एक उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, धार्मिक प्रेरणा लेकर के या धर्म के मिस इंटरप्रिटेशन से, जो भी बात हो, मैं कह रहा हूं, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो ये कहते हैं कि वो इस धर्म को मानते हुए जो है अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। बाकी जो लोग उस धर्म को नहीं मानते हैं वो सब लोग काफिर हैं या खराब हैं, दोषी हैं, जो भी मान लीजिए। एक के बाद एक तमाम घटनाएं हो रही हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में हो रही हैं। निपटा कैसे जाए इससे? देखिए, अब उनको हम पढ़े लिखे अनपढ़ की संख्या दे सकते हैं, पर इनकी संख्या बढ़ रही है। अगर आपके शब्दों में ही कहें तो भी इनकी संख्या काफी है, तो भी ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रही है। वैज्ञानिक विद्या बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक विद्या आप कहाँ जाकर के देंगे? कौन सी विद्या की बात आप कर रहे हैं? विपुल जी, आपने जिन लोगों की बात कही, देखिए अभी पिछले दिनों केरल में भी 14-15 लोगों के लापता होने की खबर सुर्खियों में जो है समाचार चैनलों के माध्यम से सबने देखा। उसमें एक महिला जो हिंदू थी और वो
परिवर्तित होकर के उसने इस्लाम ग्रहण किया था, जी। वो भी गायब बताई जा रही है। और कुछ इस तरीके के मामले आते हैं, जैसे हम लोगों ने 2001 में भी जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उसमें भी एक सिख महिला जिसने इस्लाम को ग्रहण किया था, तो उसका भी नाम आया था उस घटना में। तो हमको इन चीजों को समझना चाहिए कि ये व्यवहार में उनके, ये कोई धर्म में कोई या धर्म की सीख कोई गलत नहीं है, Exactly. लेकिन उनका व्यवहार उसके लिए कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार मेरा होता है। कहना यह है कि अगर क्या ऐसे लोगों को डील कैसे किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। अगर ज्यादातर वर्ग एक जो तैयार हो रहा है वो एक किताब को प्रेरणा स्रोत बता रहा है, तो कैसे हैंडल कैसे किया जाए इसको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि इस समय हिंदुस्तान में ही जो चर्चा आज सबसे गर्म है जाकिर नाइक जी के संदर्भ में, अगर ये इस संदर्भ में हमारी सरकारें 2008 में जब उत्तर प्रदेश ने जाकिर नाइक साहब को बैन लगाया था, या 2011 में जब ब्रिटेन ने इनका पीस चैनल को बैन किया था, तो तभी जाग गई होती, तो शायद जो बांग्लादेश की जो घटना हुई, जो तथाकथित जो कहा जाता है कि आतंकवादी ने जाकिर नाइक साहब की उपदेशों से प्रेरणा लेकर के उस घटना को अंजाम दिया, तो वो शायद ना हो पाती। लेकिन आपको लगता है कि इस पर राजनीति काफी हावी हो जाती है? एक तरफ आपके यहाँ के जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, आज वो बता रहे थे कि उन्होंने पीस टीवी को बैन कर दिया था, पीस टीवी को लाइसेंस नहीं दिया था। वहीं आपके यहाँ के दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं खाली पीस टीवी को क्यों बंद किया जा रहा है, सुदर्शन टीवी को क्यों नहीं। तो फिर आप पूरी डिबेट को ही कहीं और ले जाते हैं। आपके यहाँ के देखिए, मैंने इसमें कहा ना कि सरकारें, मैंने इसमें सरकारें जब कह रहा हूं मैं, तो उसमें सरकारें मतलब चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हो, इसमें कोई एक तरफ देखिए आतंकवाद से जो है उससे आम व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, और कहीं ना कहीं उससे विकास भी बाधित होता है। तो उसके लिए सरकारों के लिए तो सबसे बड़ा चिंता का विषय होता ही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो यहाँ पर तो हमको आतंकवाद के संदर्भ में बहुत स्पष्ट नीति के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे अवधेश जी ने भी कहा कि पूरे विश्व को आतंकवाद के संदर्भ में एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से जो छोड़नी पड़ेगी। पूरे विश्व की जो दिक्कत है उस पर सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से उसकी व्याख्या करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये कि आज तक यूएन में आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के जिक्र किया था। दूसरा, भारत के लिए अब ये कितना बड़ा खतरा है, भारत कैसे इसको हैंडल करे? सिर्फ अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, दुनिया के लिए तो एक बड़ा खतरा है ये। हर रोज हम लोग संख्या बढ़ रही है मरने वालों की, हर रोज हम अखबारों में और टीवी में देख रहे हैं। भारत कैसे हैंडल करे, भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रांस के हमले को हम देखें तो भारत के लिए सबक है, क्योंकि फ्रांस में जो हमला 14 नवंबर 2015 को हुआ था, उसमें भी बड़ी सुरक्षा चूक थी। क्योंकि ये बात ठीक है कि फ्रांस एक खुला देश है, लेकिन हाथों में क्लाशनिकोव लेकर के और ग्रेनेड लेकर के लंबे समय तक आतंकवादी चले आए, स्टेडियम के बाहर हमले कर दें, तो जाहिर है कि वो आपकी सुरक्षा में ढील रही है। और इस बार का भी आप ध्यान से देखिए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक चला के वो शहर में घुसा, तो उसको पहले ही अगर पकड़ा जाता तो पहले ही एक आत्महत्या, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां जहां लोग जश्न मना रहे थे वहां ट्रक लगाया, उससे पूछा है पुलिस ने जाकर के कि क्या है, तो बोला कि हम आइसक्रीम लाद के लाए हैं। उसको फिर से चेक नहीं किया और 2 किलोमीटर तक वो कुचलता चला गया है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए, भारत के लिए सबक यह है कि हमारे यहाँ इस ढंग से हमले तो होने की संभावना पूरी है। आईएसआईएस ने भारत को भी अपने निशाने पर, और हमारे यहाँ तो कैजुअलिटी भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सड़कों पे रहते हैं। कायदा लिया अगर फ्रांस जैसे देश में हो सकता है, और खास करके बांग्लादेश को अगर उन्होंने अपना अड्डा बनाया है, तो बांग्लादेश से वो भारत में घुसपैठ करके हमले कर सकते हैं। अब भारत के लिए यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहिम चलाई है कि पहले संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, उसको पारित करे और ये तय हो कि उसमें आतंकवादी कौन है, गैर आतंकवादी कौन है, और उन देशों को चिन्हित किया जाए, उन संगठनों को क्लियर चिन्हित किया जाए, और फिर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में देश एकजुट हों। दूसरा रास्ता आपके यहाँ यह है कि अपने यहाँ गहराई से राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हर स्टेट के खतरे की समीक्षा करके और बताई जाए, और उसके हिसाब से एक इंटीग्रल व्यापक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा का अप्रोच अपनाना और सुरक्षा खड़ा करना। और तीसरा यह है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है दोनों तरफ से, उस सीमा को इतने कड़े ढंग से सीलबंद और सुरक्षित करना पड़े ताकि उधर से आतंकवादी हमारी ओर घुसपैठ न कर। चलिए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी छोटी छोटी टिप्पणी इस विषय पर लेंगे, और एक और मुद्दा है अभी पाकिस्तान।
पाकिस्तान, दुनिया एक तरफ परेशान है आतंकवादियों से, तो पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन में ब्लैक डे मना रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आतंक का स्वरूप दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है, एक के बाद एक कई देश उसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या कुछ हल है और भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, भारत को कैसे निपटने के लिए इसके लिए तैयार होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ भारत के अगर पहलू पे बात करें, आप भारत के लिए कितना बड़ा ये खतरा आप बता रहे हैं जिस आतंकवाद का आप जिक्र कर रहे थे, और उससे भारत को निपटने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, भारत के लिए तो बड़ा खतरा है ही, लेकिन भारत को कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि यहाँ की आबादी बहुत घनी है, बहुत सघन आबादी है, तो बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्पिरेटर के लिए उतना मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारे जो दूसरे देश में उसमें स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो कुछ में वो बना कर रह सकते हैं अपने को आइसोलेटेड होकर, लेकिन यहाँ आतंकवादियों के लिए आइसोलेटेड होकर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसमें एक बड़ा तबका है जो इस दर्शन को नहीं मानता, जो सलाफी दर्शन है, जिससे आकर्षित होकर ये कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनका पूरी तरह से इस्लामाइजेशन भी नहीं हुआ है। 90% जो मुसलमान है भारत के अभी तक पूरी तरह से इस्लामिक नहीं हुए हैं। उनमें जो हमारा इंडियन जो कल्चर है वो अभी भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो उस तरह से मोटिवेटेड होकर के आतंकवादी नहीं हो सकते, मतलब बड़े पैमाने पर नहीं हो सकते हैं। और अगर वो कहीं देख लेते हैं, डिटेक्ट करेंगे कहीं कुछ हो रहा है, तो उनमें करेक्शन करने की भी ताकत है। इसलिए ये एडवांटेज हमारे साथ है। और डिसएडवांटेज है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा, अगर कोई ऐसा एक आध पागल मिला तो हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए जी, बिल्कुल एक बात और समझिए जी कि भारत के खतरे का मतलब भारत पर हमला होना ही भारत को खतरा नहीं है। फ्रांस हमारा मित्र देश है, उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध है। फ्रांस के साथ मिलकर हमने सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं। अगर वहां हमला होता है तब भी हम प्रभावित होते हैं। अगर बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, अगर वहां अस्थिरता अशांति होती है तो वो भी हमारे हैं। अमेरिका भी इस समय हमारा मित्र देश है, वहां हमला हो तो ये इस समय ये भूमंडलीकरण और हमारे वैश्विक संबंधों की दृष्टि से केवल हमारे यहाँ हमला हो, उसी से हम प्रभावित नहीं होते हैं। कहीं भी हमला होगा उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। चलिए अगले विषय पर जाएं, उससे पहले एक छोटी सी आखिरी टिप्पणी। हमारे साथ अब एक और खास मेहमान फोन लाइन पे जुड़ गए, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का एक हमला हुआ है फ्रांस के अंदर, दिन ब दिन आतंकवाद का रूप विकराल होता जा रहा है। यहां पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां रखी हैं। अवधेश जी और उपेंद्र जी का कहना यह है कि एक तरीके से धार्मिक आतंकवाद है। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की नीतियों की वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले पर और क्या हल देख रहे हैं इसका? देखिए, पहली टिप्पणी तो मेरा कहना यह है कि भारत के नेताओं को इस तरीके की तर्क नहीं देना चाहिए कि ये अमेरिका की वजह से हो रहे हैं, ये वैश्विक कारण से हो रहे हैं, ये कैपिटलिज्म से हो रहे हैं। ये कारण जो है नहीं है। ये मान के चलना चाहिए कि फ्रांस पे ये जो हमला हुआ है ये मानवता पे हमला है। और जो भारत लगातार कहता रहा है कि ये हमला किसी एक देश या दूसरे देश का नहीं है, ये आतंकवादी जो है एक मानवतावादियों के खिलाफ है। और खासतौर से फ्रांस का जो हमला हुआ है उसकी महत्ता यह है कि कुछ दिन पहले भी फ्रांस में जो हमला हुआ था उसके बाद जिस तरीके से उसने कदम उठाए थे तो भी बहुत सारी भर्त्सना की गई थी कि साहब उसको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि जो आतंकवादी हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने प्लान्ड हैं, और तमाम चौकसी के और सिक्योरिटी के बावजूद भी वो एक ट्रक में बम ले जाकर के बड़ा हादसा कर सकते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के सामने बड़ा खतरा यह हो रहा है कि अगर हिंदुस्तान में यह हमला होगा तो हिंदुस्तान के बौद्धिक लोग, वैचारिक लोग, लेफ्टिस्ट, मॉडरेट, ये तमाम सारे लोग जो हैं किस तरीके के तर्क देंगे। तो इस समय पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे आसान है इस किस्म के हमला देना, क्योंकि इनके लिए जमीन पहले से तैयार हो चुकी है। चलिए निश्चित रूप से, चलिए पुष्पेंद्र जी, आप दूसरे विषय पर जाते हैं। और दूसरा विषय भी जो है आपको बता दें कि काफी आतंकवाद से ही जुड़ा हुआ है। एक तरफ दुनिया आतंकवाद से परेशान है, एक के बाद एक आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए
अलग अलग आतंकवाद के स्वरूप से किस तरीके से निपटा जाए, इस पर सारी दुनिया विचार कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को लेकर के इतनी चिंतित है कि उसने 19 तारीख को जो है इस पूरे मामले को लेकर के ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें भारत की तरफ से इसकी भर्त्सना की गई है, भारत की तरफ से कैबिनेट के इस रेजोल्यूशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया है। भारत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया है कि पूरा भारत का आंतरिक मामला है और भारत इसकी परवाह नहीं करता है। आपको बता दें कि यूएन में जिस तरीके से आपको बता दें लताड़ पली है भारत की तरफ से, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है। सबसे पहली टिप्पणी पुष्पेंद्र जी आपसे लेना चाहेंगे, तमाम पैनलिस्ट के पास जाएंगे, उससे पहले कैसे देखें इसे कि क्या बौखलाया हुआ है पाकिस्तान? यूएन में जिस तरीके से लताड़ पड़ी, एक तरफ दुनिया भर में हमले हो रहे हैं और यहां बुरहान वानी को लेकर के 19 तारीख को कह रहे हैं ब्लैक डे मनाएंगे। चले लगता है कि संपर्क कम। पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चले पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ दुनिया आतंकवाद से परेशान है और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एक आतंकी को लेकर के इतनी ज्यादा चिंता कि 19 तारीख को ब्लैक डे मनाने की बात की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, इसका एक मतलब साफ साफ है कि पूरी दुनिया को ये पता हो जाना चाहिए कि आतंकवाद की नर्सरी कहाँ है। आतंकवाद को चाहे फौजी मदद हो, चाहे सरकारी मदद हो, चाहे पैसे की मदद हो, उसको कौन देश कर रहा है। वो देश बार बार दुनिया को बता रहा है कि मैं दुनिया में आतंकवाद फैला रहा हूँ। लिहाजा आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, किस सोच के तहत आ रहे हैं, किस एजेंडे के तहत आ रहे हैं, इसमें अब दो राय नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया को मिलकर के पाकिस्तान के साथ कोई ज्वाइंट कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे और देशों ने मिलकर के दूसरे मुल्कों में की है। तो चाहे वो नाटो की फोर्सेस हो, उसमें भारत शामिल हो, फ्रांस की फोर्स हो, और मिलकर के जो पाकिस्तान के अंदर नर्सरी बनी हुई है आतंकवाद की, उनको खत्म करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि ये भारत की समस्या नहीं है, बांग्लादेश में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि हम बार बार ये कहें कि पाकिस्तान कभी ब्लैक डे मनाता है, कभी उस टेररिस्ट को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहता है, कभी कहता है हम मॉरल सपोर्ट देंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। तो साफ साफ कह रहा है पाकिस्तान के मैं एक आतंकवादी देश हूं और आतंकवाद को मैं बढ़ाऊंगा। उसके बाद दुनिया को दो राय नहीं रखनी चाहिए और सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें भारत की जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया के तमाम उन मुल्कों की जिम्मेदारी है जो आतंकवाद को झेल रहे हैं। तो फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसएसआर हो, सबको मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक बातचीत खत्म हो चुकी है और ये जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि डिप्लोमेटिकली आप पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकते। चोपड़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या भारत को अब पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि आइसोलेट किया जाए, और पूरी तरीके से क्या पाकिस्तान खुद अपने आप एक्सपोज कर रहा है, जिस तरीके से बुरहान वानी के मामले में, एक आतंकी के मामले में वो ब्लैक डे मनाने की बात कर रहा है? पाकिस्तान तो बहुत पहले अपने आप को एक्सपोज कर चुका है, जब उसने अफगानिस्तान से सरकारें हटाई और तालिबान सरकार वहां कायम की। लेकिन तब भी लोग कह रहे थे कि ये हमारे आतंकवादी हैं, ये इनके आतंकवादी हैं। असलियत ये है कि कोई भी आतंकवादी किसी भी देश के हित के लिए नहीं है। और आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों ने इन आतंकवादियों का समर्थन किया था, आज भी सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है, गल्फ स्टेट्स में आतंकवादियों को चलाया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि आज भी कई देश हैं जो आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इस्तेमाल को बंद करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान को कैसे हैंडल करें? पाकिस्तान अकेला नहीं है इसमें, चाइना भी सऊदी है, सऊदी है, चाइना का साथ में, चाइना के खिलाफ वो आतंकवादी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही चाइना का नाम किसी भी चीज में डाल दो, ये कोई तरीका है? इस तरह की अगर हम काम करेंगे, यूएन में क्या किया चाइना ने? आप और आपकी पार्टी आप पैदा कर रहे हैं, चाइना को लेकर क्या भावुक हो जाते हैं? इसके पीछे फलाना है, इसके पीछे है, फिर घूमते घूमते अमेरिका तक आप पहुंचेंगे। अमेरिका तो है, बस वही अमेरिका तक पहुंचेंगे और हर चीज में आप वही देखेंगे। और अमेरिका ने कह दिया है, चाइना आर्थिक मदद दे रहा है पाकिस्तान को। चाइना जो है पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा रहता है, और आप कह रहे हैं कि चाइना का नाम क्यों ले रहे हैं? आप भी आर्थिक मदद देते हैं पाकिस्तान को? क्या है, अमेरिका F-16 हवाई जहाज देता, आपको मालूम है? अमेरिका ने F-16 हवाई जहाज दिए पाकिस्तान को और कहा है कि आतंकवाद के लड़ने के लिए हम दे रहे हैं ये। आतंकवाद के लड़ने के लिए दिया और वो आतंकवाद तब तो रोक दिया है, पैसा दो तो देंगे।
और देखिए इस पूरे जिस अमेरिका तरीके ने से F-16 पाकिस्तान को दिए हैं। चलिए बहस कहीं और मत ले जाइए। मेरा मत बहुत स्पष्ट है। एक तो ये जानकारी लोगों को चाहिए कि 19 जुलाई को ब्लैक डे वो क्यों मना रहा है। आपको मालूम है कि 19 जुलाई को पाकिस्तान के ये कश्मीर के एक तबके ने, जो आज हुर्रियत टाइप के लोग थे, उन्होंने 19 जुलाई 1947 को एक रिजोल्यूशन बना दिया था कि हम लोग मिल जाएंगे पाकिस्तान में। ऐसे कुछ थे मुसलमान लोग, तो वो 19 जुलाई को याद रखते हैं और 19 जुलाई को कुछ न कुछ मनाते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि एक आतंकवादी को वहां के प्रधानमंत्री ने शहीद का दर्जा दे दिया है, कि वो आजादी के आंदोलन का शहीद है। और ये भारत के आंतरिक मामलों में एक प्रकार का दखल है, एक प्रकार का सीधा दखल है। तो लेकिन मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान ज्यादा समय तक इसको खींच के नहीं ले जा सकता है। एक अंतर विरोधों से जूझता हुआ देश, अपने द्वारा पैदा किए गए आतंकवादियों से मरता छटपटाता हुआ देश, आर्थिक मामलों से जो है बिल्कुल पतन की अवस्था में गया हुआ देश, और ऐसा देश जिसके स्वयं के साथ खड़ा होने वाला दुनिया में कोई नहीं है, वो भारत को इस मामले में कहीं से कोई परेशानी में नहीं डाल सकता है। सही है। इसलिए मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद ये शांत हो जाएगा मामला, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, सही है, इसका परिणाम ये होगा कि लंबे समय तक आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीर में अस्थिरता और हिंसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए इतना ही काफी है कि पाकिस्तान का हाथ उनके पीठ पर है। और ये पाकिस्तान यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि पाकिस्तान इस समय कश्मीर को 1990 के दशक में ले जाने की कुचेष्टा कर रहा है, जिससे भारत को बचने की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान को जिस ढंग से यूनाइटेड नेशन में नंगा किया गया है, उसी ढंग से कुछ जगह और नंगा करिए। लेकिन हमारी जो अपनी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी है आतंकवादियों के प्रति, उसमें कमी नहीं आनी दी। उपेंद्र जी, जिस तरीके से पाकिस्तान का ये स्टैंड रहा है और जो एक मैसेज देने की कोशिश उसने कश्मीर में देने की कोशिश की है, क्या मैसेज भारत की तरफ से जाना चाहिए, किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए? बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या फिर भारत को भी इसी तरीके का स्टैंड बलूचिस्तान के बारे में लेना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान ले रहा है कश्मीर के मामले में? देखिए, पाकिस्तान तो इनवाइट कुछ ऐसा ही कर रहा है भारत को करने के लिए कि अगर भारत का जो आंतरिक मामला है उसमें पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है, तो फिर वह यह अधिकार खो देता है कि भारत उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। लेकिन फिर भी भारत एक है जो जिम्मेदार देश है और दुनिया के सामने दिखलाता है कि हम अपना संप्रभुता का ख्याल करते हैं। जितना सम्मान करते हैं उतना सम्मान दूसरे देशों की संप्रभुता का भी करते हैं। तो भारत को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे देशों में नंगा करना चाहिए। और हमें लगता है कि पिछले कुछ दिनों में नंगा हुआ भी है पाकिस्तान, और इस तरह से उसको पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली कोशिश की होनी चाहिए कि अमेरिका से जो उसको सैन्य और असैन्य सहायता जो मिलती है उसको पूरी तरह से रुकवाए। उसकी जो पूरी इकोनॉमी है उस पर ये है। बहुत बार तो हमें शक लगता है कि कहीं अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत को पाकिस्तान से उलझा करके रखो और चीन को भारत से उलझा करके रखो। बिल्कुल, तो ये जो चीन और साउथ एशिया में जो उसकी नीति है, अमेरिकी नीति है, उसके झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। और इसे अमेरिका से साफ साफ करना चाहिए कि अगर हमसे आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो पाकिस्तान है जो हमारे यहाँ आतंकवाद को फैला रहा है, आप उसको किसी भी तरह से सहायता देना बंद करें। ये भारत को अपने जो अगर ताकत इसके पास बहुत ज्यादा आ गई है, जैसा कि लगता है, कई मोदी जी कहते हैं कि इंडिया जो बहुत ताकतवर हो गया है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो अमेरिका को मना करें कि वो पूरी तरह से वो सहायता बंद कर दे। और अगर डिस्टर्बेंसेज होता है तो जिस तरह से अफगानिस्तान को भी अमेरिका ट्रीट करता है उसी तरह से पाकिस्तान के साथ अमेरिका ट्रीट। राव साहब, आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के, जो पाकिस्तान की भूमिका इस मामले को लेकर के, कश्मीर के मामले को लेकर के दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान का रुख हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है कि उसने अंदर खाने और गुपचुप तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देना है, और जिससे कि भारत में डिस्टर्बेंस बना रहे। और यहाँ पर इन परिस्थितियों में तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बुरहान की जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद जो 19 जुलाई को ब्लैक डे बनाने की बात कही है, तो इससे तो स्पष्ट हो ही गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रायोजित करता है। तो ऐसे में हमको लगता है कि हिंदुस्तान को भी उसको, जैसे अभी यूएन में हमारे अकबरुद्दीन जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से और बिल्कुल साफ शब्दों में
जो पाकिस्तान की भूमिका है पूरे विश्व के सामने रखी थी। तो इसी तरीके की चीजें जो है हम लोगों को पाकिस्तान के संदर्भ में करते रहना चाहिए। और आतंकवाद के विषय में हिंदुस्तान का तो अपना बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस वो है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी हमको थोड़ा सा, जैसे जो अलगाववादी जो तरह तरह की बातें, अभी पिछले दिनों बुरहान के मौत के बाद जो कर्फ्यू हुआ और उस कर्फ्यू को भी जिस तरीके से पाकिस्तान जो स्पॉन्सर कर रहा था, तो उन चीजों पर भी हम लोगों को बहुत कड़े उस पे प्रहार करते हुए इन चीजों पर रोक लगाना चाहिए। अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि चूंकि पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, खासतौर से नवाज शरीफ साहब, वो इतने कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए इस तरह का स्टैंड लेना क्या जरूरी था, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम, क्योंकि उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से भारत के साथ संबंध बेहतर हो रहे थे, उनकी बिजनेसमैन की इमेज को लेकर के बहुत सारे प्रहार किए गए, तो क्या अपने आप को राजनीति में वहां की बनाए रखने के लिए ये स्टैंड नवाज शरीफ के लेना मजबूरी थी, क्योंकि उनको अपदस्थ करने की भी बातचीत हो रही है? निश्चित रूप से ये दो बड़े कारण वहां है कि एक तो सेना इस समय जो है से ये राहिल शरीफ और जो जिसकी पॉलिसी इस समय कश्मीर के मामले में है, जो मैं बार बार कर रहा हूं 1919 के डिकेट में ले जाने की, वो सेना की पॉलिसी है। उसमें अगर नवाज शरीफ उसमें साथ नहीं खड़ा होते तो नवाज शरीफ पर तो यही आरोप आप पीपीपी की बिलावल भुट्टो ने लगाया कि तो मोदी के सामने झुक गए हैं। और इस समय कश्मीर को लेकर सभी पार्टियां एक ही राग अलापने लगी है। आज का जो खासकर नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग 90 के दशक में सुनते थे वहां के प्रधानमंत्रियों के, कि हम कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों के, कश्मीर के आजादी के लड़ाई में उसी प्रकार से नैतिक, मोरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहेंगे और पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए वो खड़े हुए हैं, तो वो अपनी बचाव का है। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीतिक प्रतिष्ठान अगर वहां इतना कमजोर हो रहा है कि उसको फिर से अपने सुरक्षा के लिए कश्मीर मुद्दे को फिर से सुलगाना पड़ रहा है, तो यह स्थिति पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि पड़ोस में इससे अस्थिरता का संकट पैदा होता है। पहले पाकिस्तान में जब भी शासन संकट में आता था वो कश्मीर मुद्दे को उठाता था। क्या पाकिस्तान फिर से वही पीछे लौट गया है? कम से कम आज की स्थिति से तो यही लगता है। ठीक, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल जो अभी मैंने अवधेश जी से किया, क्या इस समय नवाज शरीफ की मजबूरी है इस तरह का स्टैंड लेना, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने ही देश में जो है कमजोर दिखाई दे रहे हैं, सेना के तख्ता पलट की खबरें आ रही हैं, और दूसरा अगर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को 90 के दशक में ले जाया जाए, तो क्या जो इस तरीके से बलूचिस्तान सुलग रहा है उसमें भारत को भी अपनी भूमिका दिखानी चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में इंटरवीन कर रहा है? दो सवाल। एक ही साफ है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से आर्मी चीफ राहिल शरीफ के फेवर में पोस्टर लगे, देश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में लगे, तमाम सारी सवालें उठे हैं। ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ इस समय बिल्कुल बैंड कर गए हैं, घुटनों के बल आ चुके हैं, और उनकी जो पूरी हुकूमत है उसकी हालत ये है कि जब वो अपना इलाज सर्जरी करा रहे थे लंदन में, उस वक्त उनकी कैबिनेट की मीटिंग जो है राहिल शरीफ बीएचक्यू में ले रहे थे। तो एक तरीके से ये साफ हो गया पिछली 3 बड़ी घटनाओं से कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसे हम सिविलियन हुकूमत कहते हैं। जी, लगता है शायद उससे संपर्क टूट गया। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे चोपड़ा जी। एक ही चीज कहूंगा कि ये कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल तब हुआ था जबकि कबायलियों के हमले को सारी कश्मीरी जनता, हिंदुस्तान, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध सब मिल के लड़े थे उनके खिलाफ, और हमने कश्मीर को अपने देश के साथ जोड़ा था। स्थिति को अपने रिलेशंस का, वो कह रहे थे ब्लड पॉलिसी, किस पे? ब्लड एंड आयरन, बच्चों पे। हमें शर्म आ जानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों पे हम गोली चला। आप दिखाओ, आप चिल्लाओ मत, शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, चोपड़ा ये सरकार का फेलियर है। चोपड़ा साहब, ये सरकार का फेलियर है। चोपड़ा साहब, आप अपनी बात को वापस लीजिए। चोपड़ा साहब, अपनी बात को आप वापस लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? बच्चों पे गोली चलाई जा रही है, ये बोल रहे हैं आप? बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? बुरहान वानी गोली बच्चा है?
बुरहान वानी बच्चा नहीं है जो बच्चे बुरहान वानी क्या है? बुरहान वानी क्या है? कितने बच्चों बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं आप? मेडिकल बुरहान वानी को आप सुनिए बात, बुरहान वानी को आज आतंकवादी बहुत नहीं है। 10 लाख रुपए का इनाम था, डॉक्टर वो तो ने कहा आतंकवादी था। है कि मैंने इस तरह की हालात कभी नहीं देखे, होने नहीं चाहिए। किसने कहा आप क्या कह रहे कि हो? हालात नहीं देखे? मिस्टर खोखर हैं, वो गए थे। उन्होंने खोखर को डॉक्टर- एक आपको एक सही आदमी लोग के मिल स्टेटमेंट जाएंगे। को आप लेकर के हालात मेरा किसने ये बनाया कहना है? है, आप डॉक्टर हैं। आप हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आप हैं। हिंदुस्तान के आप हिंदुस्तान के समझ में हिंदुस्तान की हमें राजधानी अपने के घर को एक संभालना चैनल चाहिए। में बैठ करके आप हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं। मेरा ये कहना आप हाफिज है, सईद की भाषा बोल मेरा रहे हैं। ये कहना है हमें हाफिज अपने सईद घर की को भाषा बोल रहे संभालना हैं चाहिए। आप। या आप हाफिज सईद की भाषा आप हाफिज नहीं सईद है। की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे ये हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है आपकी भाषा और आप हाफिज देखेंगे सईद और सैयद अंत सलाउद्दीन में की है और यही आपत्तिजनक करना है। पड़ेगा। ये लोगों को आपत्तिजनक है। शांत अगर करके CPM का यह लोगों स्टैंड को है अपने आतंकवाद साथ के लेना मामले में, पड़ेगा, तो ये क्योंकि देश ये के आपके लिए खतरा साथ है, ये थे। बात। तब कश्मीर आपके साथ है। 1990 में कितने कश्मीरी पंडित वहां से गए पता है आपको? मुझे मालूम है। क्यों गए? मुझे मालूम है क्यों गए? क्योंकि आप बताइए। उनको डरा के आपने कुछ किया नहीं। आप क्या कह रहे हैं? कि आपने कुछ किया क्या नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? उन्हीं आप उनको आतंकवादियों और defend गाँव उन्हीं- वासियों उन्हीं ने उन्हीं उनका आतंकवादियों ने कर दिया। वहां पर वो उनकी मदद वही की। आतंकवादी न थे, में निकाले गए थे, वो बच्चे भी थे। और बाहर बोर्ड लगा दिया वो गया कि बाहर 30 जाओ। साल पहले जो हुआ था तब उपेंद्र भी जी, लोगों ने विरोध किया उपेंद्र था जी, उपेंद्र कि जी। आपने इनका क्यों और आने आज दिया? तक वो देश में शरणार्थी बने हुए उपेंद्र हैं। जी, उपेंद्र जी, जी तो वापस क्या सवाल क्या उनको है? लेके जाओ। सवाल हिम्मत यही है तो- कि जब इस तरह की राजनीति नहीं नहीं देश आपका में अधिकार होगी, है। आपके जैसे लोग इस तरह की राजनीति जब देश में होगी, जब जो बात हाफिज सईद बोल रहा है वो इस देश की राजनीतिक दल के पार्टियों के लोग बोलेंगे। कैसे मेरा ये कहना है कि उनका अधिकार है। चलिए, हमें चोपड़ा लगता है साहब सुन लीजिए। चोपड़ा साहब जो बोल रहे हैं ये इनका निजी मत है। इनकी पार्टी भी इस तरह से नहीं बोल सकती, क्योंकि इस तरह की बातें करके कोई भी पार्टी देश में सरवाइव नहीं कर सकती है। वो केरल आप हो या कहिए, जो बंगाल आपने हो या कहना है, त्रिपुरा हमारी हो, पार्टी के साथ राष्ट्र पेश का विरोधी रिपोर्ट है। होगा। मेरे ख्याल से हम लोग सुनील चोपड़ा जी के वक्तव्य को सही तरीके से समझ नहीं पाए। उन्होंने मानव अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ये वक्तव्य कहा। उन्होंने कोई आतंकवादी आपने किया या और क्या? कोई भी जो आतंकवादी को जो ये पोषित बोल रहे हैं करता कि है बच्चे उसके मारे जा खिलाफ रहे हैं। कार्रवाई पे उन्होंने ये प्रश्न बच्चे नहीं मारे उठाया गए हैं। और हमको नहीं आनंद भूलना जी, चाहिए बच्चे मारे गए हैं। कि यूएन में भी अकबरुद्दीन जी ने जो बात कही वो पाकिस्तान को उन्होंने मानव अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में भी घेरा था। नहीं, राव साहब, मानव अधिकार अलगाववादियों का मानव राव साहब, राव साहब, राव साहब, कितने बच्चे मारे गए हैं बताइए राव आप। साहब, क्या क्या आप नाबालिग मानते हैं? में निकलते हैं और पत्थर मारते हैं, उन्होंने उनके साथ नहीं हिंसक व्यवहार मत करो। नहीं उन्होंने वही उन्होंने इस कहा संदर्भ है। में नहीं उन्होंने कहा। कहा कि बच्चे मारे जा राव रहे हैं। साहब, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साहब। डॉक्टर की रिपोर्ट है। राव क्या साहब। आज उस रिपोर्ट में क्या राव साहब, राव साहब, राव साहब, एक सेकंड राव साहब, हॉस्पिटल मुझे में लगता खराब है हालत कि होगी। चाहे पहले या फिर अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं, एक साथ चुनाव लड़ने का ये फायदा तो हुआ आपको कि कम से कम यहाँ बाकी के 3 लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं और आपको उनकी बात का सही मतलब जो है सीधा सीधा नहीं, समझ में आ रहा है। विपुल जी इससे देखिए सुनील चोपड़ा जी ने जो बात कही थी वो केवल इस संदर्भ में था कि हमको मानव अधिकारों के उल्लंघन नहीं करना है। कौन सा मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ ये मुझे जरा स्पष्ट कीजिए। अब आतंकवादियों को मानना आप मानवाधिकार का कट्टरपंथीता के उल्लंघन अंतर्गत नहीं आतंकवाद से निपटने के कश्मीर लिए में क्या सेना कश्मीर में क्या सेना बच्चे बोल मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है? इसका जवाब मुझे दीजिए, हाँ या ना में। नहीं इस वो संदर्भ उसी में बारे में देखिए, बोल रहे हैं और आप मुझे इसका जवाब चाहिए। इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट हुआ है कि सेना जो है वहां पर आतंकवाद से निपट रही है, बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रही है, तो इसमें कहीं पर भी कोई दो राय यही बात नहीं वो है। कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो जिस संदर्भ में वो उन्होंने बात उसी कही, संदर्भ में उन्होंने कहा था उनका छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। वो उसी संदर्भ में कह रहे हैं, वो सेना को खलनायक बताते हैं। वो सेना जो बिल्कुल है नहीं। सेना जो हमारा ये कहना है ये मैं हमारा ये कहना है सुनील चोपड़ा जी को जिस बोलने दीजिए एक तरह मिनट। से आपने ये सब किया है, क्या किया है? आपकी सरकार चल रही है। कम से कम ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों के ऊपर चलिए, इतने समय- हमले नहीं होने चलिए चाहिए। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आतंकवादियों के साथ अवधेश जी आपका, रावत साहब आपका, उपेंद्र जी आपका, चोपड़ा साहब आपका। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।